हमारे बीच में वरिष्ठ मंत्री श्री राकेश ठानिया जी, कांगड़ा चंबा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन सिंह ठाकुर जी, इंदौरा की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी, हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे श्री हरवंश राणा जी, पूर्व सांसद श्री कृपाल परमार जी, पूर्व विधायक श्री मनोहर दीवान जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री राजीव भारद्वाज जी, पार्टी के हमारे साथी श्री बलदेव ठाकुर जी, विशाल चौहान जी, स्मॉल सेविंग के हमारे वाइस चेयरमैन संजय गुलेरिया जी, मंडल के अध्यक्ष श्री उत्तम दीवान जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा मधुबाला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्य ठाकुर जी, नर्मदा ठाकुर जी, जीवना ठाकुर जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान रीता देवी जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है। और शायद मेकल में बहुत लंबे अरसे के बाद आना हुआ है। और अब की बात जब यहां आना हुआ तो भरपूर गर्मी है, इसलिए मंच पर बैठे सभी नेताओं से मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में कहनी थी, लेकिन आज इस गर्मी के कारण आप लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कह पाए। इन्होंने रहम बख्शा है, जिसको हम बोल सकते हैं आप सब पर। लेकिन आने वाले समय में जब कभी फिर से आना होगा तो तब हमारे नेता आपके सामने अपनी बात भी कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच में आने पर जिस गर्मजोशी के साथ हमारा आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रहेगी। इस 4.5 साल के सफर में हर कदम पर आप सबका जो सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, शुभकामनाएं मिली, हौसला मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहने के लिए 4.5 वर्ष का कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसे दौर में गुजरा जब हम घर में रहे, आप भी घर में रहे, मिलने की भी मनाही, हाथ मिलाने की भी मनाही, गले मिलने की भी मनाही,
मुंह पर मास्क लगा करके हमको चलना पड़ता रहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस हालात में जब कोविड का दौर समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज हजारों की संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। और ये परिस्थिति अगर बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें, एक तो कोविड के उस दौर से बाहर निकलने के लिए जो दिशा निर्देश प्रदेश और केंद्र सरकार ने आप सबको बताए, उसका आप लोगों ने पालन किया। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय जाता है कि आज हजारों की संख्या में हम कार्यक्रम में बैठ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन तैयार होकर के भारत के साइंटिस्ट ने की, वो वैक्सीन आपको बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट सबको यहां पर लगाने में सफल। आज अगर हम इस तरह से बैठे हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद मुझे लगता कि यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं। हालांकि वो कठिन परिस्थिति थी जब हमारे सामने वैक्सीन बना करके हमारे साइंटिस्ट ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने तैयार की। बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करने के बाद रिकॉर्ड टाइम में तैयार की, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया कि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरे भारत के लोगों को लगाएंगे, क्योंकि जीवन से कीमती कोई चीज नहीं है, जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं। इसलिए कहा कि जितना भी खर्च होगा हमारी सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन पैसा नहीं लिया जाएगा। और लोगों से एक ही निवेदन किया कि आप वैक्सीन लगाएं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाने की बात कही तो बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेताओं ने प्रश्न खड़े करने की कोशिश की, और दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने बड़े संकट के दौरान भी राजनीति करने में कुछ लोग पीछे नहीं थे। प्रयास किया कि ये वैक्सीन ना लगाएं लोग, कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, और कहा कि ये वैक्सीन जो है अभी तक इसकी टेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन मैं पूरे देश की जनता का भी अभिनंदन करता हूं और हिमाचल देवभूमि के सभी भाई बहनों का तो आभार व्यक्त करता हूं। जितना भी दुष्प्रचार करने की कोशिश हमारे विपक्ष के लोगों ने की, वो सफल नहीं हुए। लोग उठे, कतारों में खड़े होकर के वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे, और पूरे देश भर में हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पहली डोज पर सबसे पहले अपने लक्ष्य को हासिल किया हमने, सबसे नंबर 1 पर। जब दूसरी डोज लगाने की बात पे आई तो भी हिमाचल पहले नंबर पर पूरे देश पर रहा। यह आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। आज आप उन कांग्रेस के, हमारे विपक्ष के उन मित्रों को पूछो कि आपने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई। जब उन्होंने देखा कि पड़ोस वाला भी चला गया, दाई तरफ रहने वाला वो भी चला गया, बाई तरफ रहने वाला वो भी चला गया, हम ही बचे तो चुपचाप मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर में पहुंच गए और वैक्सीन लगाई, और मैं उसको कहा कि अगली डोज कब लगेगी। ये ड्रामा करने की आवश्यकता क्या? अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए अगर प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं 4.5 साल हुआ, जयराम ने क्या किया? हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको वैक्सीन लगाई। मैंने कहा लगी कि नहीं लगी? बोलता हाँ वो तो लगी। मैं कहा बिना पैसे के लगी? बोलता हाँ बिना पैसे के लगी।
आप कल्पना करो कि ऐसे लोगों से ये देश क्या उम्मीद कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोविड के संकट में सबसे बड़ा सहयोग हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे पुलिस कर्मचारी, फ्रंट लाइन में जो काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी, उनका बहुत बड़ा योगदान, हर तरह से योगदान। अपने जीवन को संकट में डाल करके उनने हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न किया। ये इससे बड़ा कोई योगदान हो नहीं सकता। आपको भी जय श्री राम। हमारी आशा वर्कर्स है, उत्साहित है। और इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप कल्पना करिए, जो पार्टी सत्ता में रही, 50 वर्ष तक सत्ता में रही, कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में जरा पूछना चाहिए उनसे। 2 ऑक्सीजन प्लांट 50 वर्ष सत्ता में रहने के बाद। और हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। हमने इन 2 वर्षों में 50 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगा दिए। जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही, कितने वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे? 50 थे, 30 चलते थे, 20 चलते नहीं थे। 50 सालों में 30 वेंटिलेटर। और आज जो जयराम से पूछते हैं कि जयराम ने किया, आज मेरे पास 1050 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में जीवन को बचाने। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। समाज के उन सभी साथियों का धन्यवाद करना जिन्होंने कोविड के संकट में काम किया। ऐसी भी परिस्थिति हुई जब परिवार के लोग किसी दुखद अवसर पर, जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए भी आगे नहीं आ पाए, तो मेरी पार्टी के साथियों ने जाकर के पीपी किट पहन करके अंतिम संस्कार करने की वो भूमिका भी निभाई। जब ऐसी परिस्थिति आई, जो मास्क हमको मार्केट में अवेलेबल नहीं था, हमने अपनी बहनों को कहा, महिला मोर्चा को कहा कि आप कपड़ा लेकर के शुरुआत करिए, कपड़ा लेकर के आप अपने आप मास्क बनाए। 50 लाख से ज्यादा मास्क बना करके हमारी महिला मोर्चा ने घर घर में पहुंचा। और महिला मोर्चा तो जिंदाबाद है ही। और इस पर मुझे लगता है कि एक बार ताली भी जानी चाहिए सबको। अपनी ओर से ईमानदार प्रयत्न किया। इस बीमारी से बचने के लिए मास्क जरूरी है, मास्क मार्केट में नहीं है, हम बना करके देंगे, और दिया। इन बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब, आप सब जो है, इस दौर में से, कठिन दौर में से गुजरे। और इस दौर में गुजरते हुए बहुत कुछ चीजों को हमने सीखा। आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, और आपके विधानसभा क्षेत्र में आने पर हमने यहीं आपके साथ में, यहां बाईं तरफ मेरे 19 उद्घाटन के कार्यक्रम किए और 11 जो है वो शिलान्यास के कार्यक्रम किए। कुल मिलाकर के 30 कार्यक्रम, 30 उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह पर, एक दिन में, एक समय में आपके सामने हुए। और उस पर पैसा कितना खर्च हो रहा है, कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च। इतने बड़े संकट के बावजूद भी आपके विधानसभा क्षेत्र में 30 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज एक दिन हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि संकट अपनी जगह था, लेकिन उसके बावजूद
आपके इस क्षेत्र के विकास को हमने नहीं रुकने दिया, नहीं थमने दिया, तब जाकर के ये 30 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो क्या होता? तो शायद मुझे लगता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये परिस्थिति आपके सामने नहीं होती। आप सबके सहयोग से मैंने कहा कि 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, और स्वाभाविक है इस बात को लेकर कि जब 4 साल 4.5 साल पूरे हो जाते हैं, हम चुनावी वर्ष में हैं और कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो हमारी बारी आ गई। अभी कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आया तब तो विधानसभा में हमारा बजट सत्र चल रहा था, चीख चीख करके बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं। हमने कहा कहां से आ रहे हैं? बोलते हम आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। पंजाब में हम जीत रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में, गोवा में हम आ रहे हैं। हमने कहा भाई साहब परिणाम तो निकले दो, अब रिजल्ट तो निकले दीजिए। नहीं बोलता, बस अब बात ही नहीं बोलता, अब तो सुनने की बात ही नहीं, हम तो आ ही गए। रिजल्ट निकला और उस दिन विधानसभा का सेशन लगा तो हमारे सारे मित्र विधानसभा के अंदर बैठे थे, सामने हमारे विपक्ष के लोग भी बैठे थे। पंजाब से चन्नी साहब दोनों स्थानों पर पीछे चल रहे थे, नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं थी बेचारी। हमने कहा कोई बात नहीं, हौसला रखिए, होता रहता है। आप कल्पना करिए, एक प्रदेश उनके पास था, वहां पर उनके मुख्यमंत्री, घोषित मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से चुनाव हार गए। और एक हमारे हुआ करते थे सिद्धू साहब, जो हमेशा जा जा करके मंच पर बोलते रहते थे, ताली का जिक्र कहते थे, ठोको ताली ऐसे बोलते रहते थे, तीसरे साल में रह जाकर उसके बाद दर्शन ही नहीं हो पाए, आप अंदाजा लगा। और दूसरी तरफ देखिए, जहां 4 राज्यों में भाजपा की सरकार थी, 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आ गई। योगी जी फिर योगी जी उत्तर प्रदेश में जीते, धामी जी उत्तराखंड में, वीरेंद्र सिंह मणिपुर में और प्रमोद सावंत गोवा में फिर से मुख्यमंत्री बने। यानी कि 100% जहां भाजपा की सरकार थी, 100% परिणाम रहा। सरकारें थी, सरकारें भी फिर से बनी। और इसलिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहने लगा, भाई ये रिवाज का मत करिए जिक्र, अब रिवाज बदल गया है। पहले हुआ करता था, सरकारें बदल जाती थी। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश था जहां जब से अस्तित्व में आया उसके बाद वहां पर कभी सरकार रिपीट हुई नहीं, लेकिन अब की बार रिपीट हुई, भाजपा की थी और भाजपा की फिर से बनी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आई। सरकार 5 साल चलने के बाद फिर सत्ता में। और इसलिए मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि रिवाज बदल गया है और इस रिवाज के मुताबिक हिमाचल भी चल पड़ा है। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार नवंबर के महीने में फिर से बनी। हमने हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने की कोशिश की और इस बात को कहें, हमने गरीब आदमी जहां है गरीब के साथ खड़े होकर के हमने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, हमने कहा घर बैठे पेंशन देंगे, भीड़ में आने की आवश्यकता नहीं, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। पहले कैबिनेट का निर्णय हमने किया कि 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान घर बैठे हम करेंगे। हमने किया और अब के इस बजट में हमने ये तय किया और अब के इस बजट में हमने तय किया 70 साल नहीं, कितने साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और क्यों नहीं होना चाहिए? जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा। इस बुढ़ापे के दौर में उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है।
उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। और बुजुर्गों की सेवा जो भी करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य जो है कमा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और कांग्रेस की सरकार में क्या था? हाँ, हम भी लगाते थे पेंशन, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कब लगाते थे? 80 साल के ऊपर जब आदमी चला जाता था या जाने वाला होता, ज्यादा तो चले ही जाते थे, लेकिन बड़े टेक्निकल आदमी कांग्रेस के लोग भाषण देंगे 80 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। उनको मालूम है कि 80 साल वाले ज्यादा तो निकल जाएंगे, जो बचेंगे वो मांगने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बिस्तर पर पड़े होंगे, इसलिए बोलने में क्या फर्क पड़ता है। वो 400 करोड़ रुपए खर्चते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च रहे। हमने आगे बढ़ करके निर्णय लिया, हमने कहा कि ये गैस का चूल्हा शहर में क्यों होना चाहिए, सिर्फ कर्मचारी के घर में क्यों होना चाहिए, क्यों पैसे वाले के घर में ही क्यों होना चाहिए, ये गरीब के घर में भी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। 1,36,000 गैस के कनेक्शन हमको भी हिमाचल प्रदेश में उसमें हासिल हुए, लेकिन बहुत सारे परिवार छूट गए। कुछ बहनें हमको मिलती थी, संकोच से कहती थी कि लकड़ी लाना बहुत मुश्किल हो गया, जंगल भी खत्म हो रहे हैं, गैस का चूल्हा, गैस अगर हमको मिल जाए तो हमको भी सुविधा होगी, हम खरीद नहीं सकते हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और गृहिणी का मतलब आप जानते हैं क्या? गृहिणी का मतलब ये होता है जिसका हर घर ऋणी है, उसको गृहिणी बोलते हैं। पुरुष कम तालीम जा रहे हैं, ऋण चुकता करो भाई। आप लोग, हम सब लोग ऋणी हैं, जिनके हाथों से बना हुआ हमको स्वादिष्ट खाना मिलता है। हम लाट साहब की तरह आते हैं, मेहमान लेकर के आते हैं, साथियों को लेकर के आते हैं, रिश्तेदारों को लेकर के आते हैं और हुक्म बजाते हैं कि खाना बनाओ, 5 लोग आए हैं, साथ में मेहमान आए। और पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जिस राज्य में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफल किए। 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। कांग्रेस वालों को पूछो, उनको पूछो कि तुमने कभी सोचा भी इस बात पर कि गरीब के घर में भी गैस का चूल्हा? अब कुछ साथियों ने कहा कि गैस तो है लेकिन महंगा सिलेंडर भी मिल जाए। हमने कहा कि सिलेंडर भी देखिए, इसलिए हमने तय किया अब की बार हम गैस का सिलेंडर भी दे रहे हैं। सिलेंडर नहीं देंगे तो पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे, आप खुद सिलेंडर उससे खरीदेंगे। लेकिन आज से पहले सोचो, उस सरकार ने जो लंबे समय तक लंबा अनुभव का जिक्र करते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं सोचा। और इससे आगे बढ़कर के जो गरीब आदमी होता है, अगर बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए कोई योजना शुरू की कांग्रेस ने। 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उनको ख्याल नहीं आई है कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे होगा। और उनके हिसाब से तो यही है कि गरीब का इलाज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाएगा और चीख पुकार के बीच में जो है वो दुनिया से चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन हमने कहा जो इंसान इस धरती पर आया है उसके साथ हमको इस प्रकार से हमको प्रयत्न करना चाहिए कि इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो गरीब है लेकिन अगर बीमार है, उसकी बीमारी का इलाज करने की जिम्मेवारी सरकार को करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की और मुझे इस बात की खुशी है आज हिम केयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में 2,30,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके कर दिया। कांग्रेस के लोग मुझे पूछते यार, बोलते ये ख्याल आपको आते कैसे? मैंने कहा मुझे आप बताओ कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं आते? और आते इसलिए नहीं उनको ये ख्याल क्योंकि सत्ता आने के बाद उनकी दुनिया जो है, आंखें जो है सत्ता की चकाचौंध में रहती है।
गरीब आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और जब चुनाव आता है तो चुनाव के दिनों में जाकर के गरीब आदमी को गुमराह करने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो, इसके सिवा कुछ नहीं करते। लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से किया, हमने आगे बढ़ करके किया। अगर कोई आदमी अगर बीमारी ऐसी लग गई जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर पड़ा है, हमने कहा ऐसे लोगों के लिए अलग से योजना का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने की, हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में लगभग 19,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर हुए जो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं। परिवार के सदस्य को लगातार उनके पास रहना पड़ता है उनकी सेवा के लिए, पानी पिलाना तो आवाज लगाकर तो उनको बुलाते हैं, और कुछ तो ऐसे अचेत अवस्था में है जो आवाज भी नहीं लगा सकते। ऐसे लोगों के खाते में हम 3,000 रुपये हर महीने का मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत डाल रहे हैं। और उनसे पूछिए 50 साल वो सत्ता में रहे कि तुमने ऐसे लोगों के लिए क्या किया, कुछ नहीं। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता। और आगे बढ़कर के हमने ये भी किया, हमने जो गरीब परिवार की बेटी है, उस गरीब परिवार की बेटी की जिस दिन शादी होगी, जिस दिन वो बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी, वो किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से होगी, लेकिन जिस दिन शादी होगी उस बेटी की, हम उसके लिए शगुन के तौर पर 31,000 रुपए सरकार की ओर से, आज तक 1 रुपए भी दिया जो 50 साल सत्ता पर रही कांग्रेस का, उस गरीब बेटी के। हाँ, कोई पैसे वाला होगा बैंड बाजे के साथ, वहां तो वो भी पहुंच जाते हैं, बैंड बाजे के साथ डांस करते हैं, लेकिन गरीब परिवार की उस बेटी की शादी में जाकर के इस प्रकार से मदद करने की बात अगर सोची तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ और किया तो उसके कारण हमारे कई मित्र बहुत परेशान हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया कि गांव में बिजली सबके घरों में लगी। हिमाचल पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां हर घर में बिजली है, एक भी घर बिजली के बिना नहीं है। और कुछ लोग कम बिजली खर्च करते हैं, और हिमाचल प्रदेश हम जो है 11,000 मेगावाट जनरेट करते हैं, 6,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को बिजली के माध्यम से आय होती है। हिमाचल को ऊर्जा राज्य कहा जाता है। हमने कहा ऐसी स्थिति में उस गरीब आदमी के लिए क्या मदद हुई, इसलिए हमने तय किया हिमाचल दिवस के अवसर पर, हमने कहा हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो भी कम खर्च करेगा, 125 यूनिट से कम, उनके लिए कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा। कितना आएगा? जोर से बोलो भाई, कितना बिल आएगा? 0। अभी आपने देखा कोई 60 यूनिट जिनका उनका पहले हमने तय किया था कि 60 यूनिट तक, अभी 60 यूनिट का बिल आया, और कितना आया? 0 आया। 60 यूनिट जिनका बिल जो था उसका बिल भी आ चुका है, और ये 125 वाला जो है वो जुलाई महीने के बाद। फिर कांग्रेस के लोग कहने लगे कि आप तो लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं। आप बोलिए कांग्रेस के लोगों को, हम तो मुफ्तखोर हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस सरकार ने इस बात को सोचा कि हिमाचल के गरीब में गांव के लोगों को बिजली की सुविधा की दृष्टि से मदद करनी चाहिए, और जिस तरह से अपमान किया जा रहा है गरीब लोगों का, ये कह करके कि मुफ्तखोर बना दिया, तो मुझे लगता है इस चुनाव में उनसे जो है हिसाब चुकता करना चाहिए कि हम तो मुफ्तखोर हैं और तुम्हारी सेवा हम अच्छी तरह से करेंगे। ये संदेश देना चाहिए था। और आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया, और यहां पर दाईं तरफ जो बैठी है मातृशक्ति, आपकी आबादी, पूरी आबादी का 50% है, और 50% में हमने कहा कि 50% आबादी है, तो अब माता बहनें ऐसा नहीं है कि घर में रहती हैं, काम करने के लिए निकलती हैं। आज समाज में काम करने के लिए घर से बाहर जाना आना होता है।
और आज आप बड़ी संख्या में आए हैं। पुरुषों की संख्या जितनी है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहां पर। कभी जमाना ऐसा होता था, मुख्यमंत्री आ रहा है, मंत्री आ रहा है, तो पुरुष यही हुक्म फरमाते थे, क्या बोलते थे, अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जल्दी खाना बनाना, जरा जरा हमको जाना है, रैली में जाना। आज हमारी माताएं बहनें बोलती है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप घर संभालिए, हम रैली में जाएंगे। और हमने तय किया अब की बार कि आबादी का 50% हिस्सा है, तो हम किराया भी बसों में आपसे 50% ही लेंगे, आधा लेंगे, आधा नहीं देंगे। इस पर पुलिस वालों को तारीफ जानी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका बच रहा है, बटू तो आपका ही खुलता है। और आप लोगों को ज्यादा स्वागत करना चाहिए इसलिए। कई पुरुष तो हमारी तरफ आंखें ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि पता नहीं हमने क्या अपराध किया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में भी डाला, इन पुरुषों के ऊपर दया नहीं आई आपको? मुझे पूरी सहानुभूति है, पूरी दया है, और इसीलिए तो निर्णय किया है, क्योंकि जो भी जाता है, किराया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आपको देना होता है और देना भी चाहिए। और आगे बढ़ करके हमें और निर्णय लिया, हमने कहा हिमाचल प्रदेश में जो गांव में जो हमारा पानी की सुविधा हम देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, पेयजल योजना के माध्यम से हर घर में आजकल हमारा नल लग रहा है और जल वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जब मैंने पूछा अधिकारियों को, मैंने कहा कितना किराया आता है हमको ग्रामीण क्षेत्र, तो कहा कि जी बहुत ज्यादा नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं आता? बोलते कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। मैंने कहा बड़ी अजीब लगी मुझे बात। मैंने कहा नहीं देने वाले कौन है? बोलते नहीं देने वाले वो लोग हैं जो थोड़े से है, तो उनको हिम्मत नहीं होती है, बोलते नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बोलते क्या कर लेंगे। तो मैंने कहा ये बात गलत है, नहीं देने वालों को कोई सजा आपके पास नहीं है, तो देने वालों को क्यों सजा दे रहे हैं जो ईमानदारी से दे रहे हैं? और इसलिए हमने तय किया ये कि गांव में रहने वाले किसी से हम पानी का कनेक्शन का पैसा नहीं लेंगे, पानी ठीक। और कांग्रेस के मित्रों को भी, उनको भी पानी पिलाएंगे, मुफ्त पानी पिलाएंगे, खूब पिलाएंगे, जोर से पिलाएंगे। हमने ये निर्णय लिए इसलिए नहीं लिए क्योंकि समाज का एक वर्ग जो उसमें लाभान्वित। बिजली का भी देखा हमने, 60 यूनिट तक जो जीरो बिल आया उसकी संख्या मैंने पूछी, मैंने कहा कितने लोग हिमाचल प्रदेश में? 10,03,000 लोग जो है, 10 लाख जो है लोग जो है जिनको जीरो बिल आया हिमाचल प्रदेश में। आप अंदाजा लगा, 125 यूनिट होगा तो ये 15 लाख से ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। ये हिमाचल के इतिहास में मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, ये आने वाले समय में हमेशा के लिए याद रहेगा ये निर्णय। लेकिन मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आपसे हम एक ही काम करने के लिए कह रहे हैं कि देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का मिला है, उस नेतृत्व को और मजबूत करने की जरूरत है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और हिमाचल के लोग, देवभूमि के लोग जो है एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं। जिस नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए हर कदम पर मदद की है, हर कदम पर हमको सहारा दिया है, उनका एहसान हम चुकता नहीं कर सकते। हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष विषय रखा, कोविड के कारण हमारे काम रुके हैं, विकास रुके हैं, कॉलेज का भवन नहीं बन पा रहा है, हॉस्पिटल का भवन नहीं बन पा रहा, सड़क नहीं बन पा रही है, पुल नहीं बन पा रहा है। पैसा चाहिए, मदद चाहिए। हमने कहा कि मदद करिए। 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस के तहत जो है दिया गया, ताकि हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से चले। और उसी के रूप में आप यहां देख रहे हैं कि आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी विकास को गति मिल रही है। 30 प्रोजेक्ट हैं और 70 करोड़ रुपए की लागत से पैसा खर्च करके जो है इनको पूरा किया जाए। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि कुछ दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में फिर से आने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं 30 तारीख को हमारी केंद्र की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं ज्वाला जी जाऊंगा। ज्वाला जी से सीधा दिल्ली प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए जा रहा हूं। हम कहेंगे उनको, आप आइए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आइए, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का आप आशीर्वाद लेकर के जाएं और हमें भी अपना आशीर्वाद देकर के जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 30 तारीख या 31 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिमाचल आएंगे और यहाँ कांगड़ा में आएंगे, धर्मशाला में आएंगे और यहाँ आप सब लोगों के दर्शन करेंगे, आप सब लोगों से बात करेंगे और हिमाचल के विकास को एक नई गति देने के लिए प्रयास करेंगे। और उस दिन के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में पहुंचना। आपको कार्यक्रम का स्वरूप तय होगा, सारी फॉर्मेलिटी, सारी औपचारिकताएं क्या क्या होंगी, उस तरह से हम सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आज ही आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप सब पहुंचिए। बाकी यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर के हमारे विधायक महोदय यहां पर खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी भाषण ही दिए जा रहे हैं या राशन भी होगा। कुछ बहुत कुछ दिया है आपको, कॉलेज दिया है और क्या दिया है, डेवलपमेंट की अलग अलग योजना दी है, जो मांगा है वो मिला है आपके क्षेत्र के लिए। लेकिन कुछ चीजें और चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले इन कुछ सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है। मैंने इनको कहा है कि ये सड़कें जिनका जिक्र आपने किया है, उसमें कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, तो आप वो सूची हमको बना करके दें। जितना भी संभव हो पाएगा, मैं एक उसमें डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय लगेगा। तो उन सड़कों के लिए पैसे देने की अगर बात जो कही गई है, उसमें जितनी पैसे की जरूरत होगी उसके मुताबिक, जो हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के मुताबिक पैसा देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और कुछ सड़कें जो है वो छोटी सड़कें होंगी, वो तो जायका के माध्यम से हमारे वन मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी मैं कहूंगा कि भी ये भी उनमें से कुछ सड़कों के लिए पैसे का प्रावधान करें और वो करेंगे भी, उन्होंने कहा भी मैं करूंगा भी। अब 2-4 चीजें जो बातें यहाँ पर कही गई, एक तो उन्होंने ये बात कही है कि जो यहाँ पर कोटला में पीएससी है उसका दर्जा बढ़ाया जाए। तो हमने पूछा कि भाई क्यों बढ़ाया जाए, कहा कि भाई यहाँ पर रश ज्यादा रहता है, तो रश ज्यादा रहता है तो यहाँ की स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वो बेहतर हो, ये हमारी भी इच्छा है। और इसलिए मैं आपकी पीएससी कोटला का दर्जा बढ़ा करके इसको सीएससी करने की घोषणा करता हूँ, ताकि आपके इलाके में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमको मदद। उसके बाद एक और चीज कही, एक ग्राम पंचायत जोल में हेल्थ सब सेंटर की बात कही। आया कोई जोल से? आए नहीं कोई, उनको घर में ही बताना पड़ेगा 1 2 3। अब जबरदस्ती उठा रहे हैं आप किसी को, आया अच्छा आए। कोई हेल्थ सब सेंटर चाहिए क्या? हाँ जी, पक्का चाहिए। चलो आशा वर्कर जी बोल रहे हैं, इनका अपना वो गांव है, तो इसलिए ये करना ही पड़ेगा। जोल के गांव में हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और उसी के साथ साथ में आगे बढ़ करके 2 जगह हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मांगी है। 2 में से मैं इसमें क्या होता है कि हम रिपोर्ट लेते हैं सामान्य रूप से, वैसे सामान्यता, और रिपोर्ट के मुताबिक जहां भी इसमें लगेगा एक जगह हम दे देंगे, एक जगह आप तय कर लेना। हाँ जी, जरूरी तो दोनों है बोलते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है हमको भी आपके, एक भाली में और दूसरी खेड़ू में। मैं दोनों जगह अगर वहां पर नॉर्म्स पूरे हुए
तो दोनों जगह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ में साइंस की क्लासेस के लिए इन्होंने 2 जगह 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाली और सोलदा, इन दोनों जगह कहा कि साइंस की क्लासेस, इसमें भी यही रहता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म के मुताबिक ये होने चाहिए। और निश्चित रूप से अगर नॉर्म्स पूरे करते हैं तो दोनों जगह भाली और सोलदा में साइंस की क्लासेस खोलने की भी हम शुरुआत करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से कॉमर्स के लिए भी इन्होंने कहा है 2 जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर, दोनों जगह इसमें भी हमारे नॉर्म्स रहते हैं। नॉर्म्स के अनुसार जो है वो ये खोली जाती हैं और नॉर्म्स के मुताबिक पूरी हुई तो दोनों जगह कॉमर्स की क्लासेस भी खोलेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। और इसके अलावा एक स्कूल इन्होंने कहा कि राजकीय उच्च पाठशाला हरनोट और राजकीय उच्च पाठशाला नानाहार है, नानाहार का, इन 2 जगह का इन्होंने कहा कि इन हाई स्कूल का दर्जा बढ़ा करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करें और शायद मेरे ख्याल में नॉर्म्स में पूरी होनी चाहिए। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, कई बार क्या हो जाता है ना, ये नेता लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हम पूछते बच्चे हैं, बोलते हाँ बहुत हैं, फिर बाद में जब रिपोर्ट आती है तो बच्चे 2 होते हैं कई बार। इनकी बात ऐसी नहीं है पर, तो इसलिए ये दोनों स्कूलों की बात कही है। कौन कौन से? हरनोटा और नानाहार में, ये दोनों, ये मिडिल स्कूल है दोनों, राजकीय उच्च पाठशाला हरनोटा, राजकीय उच्च नानाहार, तो इनका दर्जा बढ़ाने की बात कही है। ये हाई स्कूल है ये कि मिडिल स्कूल है भी? तो हाई स्कूल से क्या बढ़ाएंगे उनको? तो +2 तो फिर 2 कर दिए, नहीं तो ये तो कर दिए ना माध्यमिक। अच्छा ये ऊपर ये मिडिल स्कूल से, चलो ये दोनों स्कूलों को हम कर देंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ करके इन्होंने ग्राम पंचायत सिवनी और ग्राम पंचायत भाली में कहा कि खेल का मैदान बनाने के लिए जो है वो ओपन जिम जो है वहां पर होना चाहिए। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप इसका दोनों का जो है वो थोड़ा सा बना करके दे दें हमको। और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर दोनों जगह ओपन जिम की व्यवस्था वहां पर जो की जा सकती है उसको करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से आगे बढ़ करके यहाँ एक बताया गया कि जो हमारा बगलामुखी मंदिर कोटला में बहुत प्रसिद्ध है, इस बगलामुखी मंदिर कोटला को नई राहें नई मंजिल के मुताबिक, इसके लिए मैं सर्वे करूंगा। सर्वे का मतलब यही होता है कि कौन सा इलाका टूरिज्म के लिए नई राहें नई मंजिल के लिए कुछ पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, उसके मुताबिक अगर उसमें आता है कि अगर ये टूरिस्ट की हमारी टूरिज्म के लिए हमारी ये नई डेस्टिनेशन एक डेवलप हो सकती है तो निश्चित रूप से करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा कि इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर के इसको प्रस्तुत करें और टूरिज्म में लाने के लिए जो भी इसमें करने की बात होगी उसको भी हम करेंगे। और आगे बढ़ करके और भी बात कही है इन्होंने कि ईसीएससी के लिए भूमि आपके द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्रदान कर दी गई है। और इसमें इन्होंने कहा कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि ईसीएससी का निर्माण कार्य जो जल्द शुरू करें, ऐसा इनका कहना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो एक सेट एक प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम इसको टेकअप करेंगे ताकि ये निर्माण कार्य का जिसका जिक्र कर रहे हैं इसका जल्दी से ये बन करके तैयार हो, उस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ करके यहाँ पर 2 जगह उन्होंने शायद मैं कल पटवार सर्कल के लिए बात कही है कि ये पटवार सर्कल सिवनी जंगल तथा सौलता 2 पंचायत, बटोली में भी तो 4 हो गए। हाँ जी 2 उप तहसील कोटली के तहत ग्राम पंचायत जांगल व सिवनी तथा ग्राम पंचायत सौदा व बटोली के लिए
पटवार सर्कल 2 होंगे, ये दो पंचायतें इकट्ठा होंगी। तो दो पटवार सर्कल जो है ये बताए उनने, 2 पटवार सर्कल खोलेंगे जिनमें 2 पंचायतें एक में आएंगी और 2 पंचायतें दूसरे में आएंगी। इसको भी हम पूरा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से भेजें ताकि इसको हम पूरा कर सकें। और इसके अलावा एक वेटनरी डिस्पेंसरी जो कहा गया उनने बेही पठार, इसको भी मैं खोलने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। इसको भी आपको यहाँ पर खोल देंगे और खुली है। बजट चाहिए इसके लिए, बजट का प्रावधान कर देंगे। हाँ, खुली है सारे, आप बजट चाहिए इसके लिए, बजट का प्रावधान करने की बात कही गई है। इसका पैसा देंगे ताकि इसका भवन बन करके वहां पर तैयार हो। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक और चीज को लेकर के यहाँ ने कहा कि 30 वर्ष से हमारे पुराना कोई फॉरेस्ट प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था और 1998 में बंद पड़ा हुआ है और इस सेंटर में कोई ना कोई गतिविधि चलाई जाता है। इनका कहना है क्या किया जा सकता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या किया जा सकता है वहां पर। आप हमको रिपोर्ट दें और उसके मुताबिक फिर वहां पर हम उस चीज को करेंगे जो की जा सकती है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जो एक बात कही गई है रेलवे ओवरब्रिज के लिए, इसका पूरा आप एस्टिमेशन बना करके दीजिए, क्योंकि इसकी परमिशन हमको केंद्र सरकार से, रेलवे डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हम रेलवे डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे केंद्र के साथ और उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत जगह हमने हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली जहाँ रेलवे का आगमन होता है, आना जाना होता है, वहां पर हमने रेलवे ओवरब्रिज बनवाए भी हैं और इसको भी हम केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। क्या हाँ, कौन सी है? कॉलेज मैंने पिछली बार दिया है, लेकिन एक जगह इन अपनी बात कह रहे हैं, मैं इसकी रिपोर्ट ले लूंगा। कारण यह है कि पॉपुलेशन कितनी है, 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो दूसरा, तो यहाँ नजदीक तो होगा। तो कहाँ है कॉलेज यहाँ? हाँ जी, न किलोमीटर कितना है? 25 किलोमीटर तो मैं पैदल जाता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं 9 किलोमीटर जाता था, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर। तो इसकी रिपोर्ट मैं यही कहना चाहता हूं, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए और मैं रिपोर्ट ले लूंगा। जो बताया है पॉपुलेशन कितनी होगी, कॉलेज स्कूल कितने कवर होंगे, डिस्टेंस कितना है, क्योंकि कॉलेज की घोषणा कहीं भी हमने आपके यहाँ पर हमने एक बार कर दी थी, वो बिना इसके की थी हमने। और अब जो है कॉलेज की घोषणा हम जहां भी कर रहे हैं वो रिपोर्ट लेने के बाद कर रहे हैं। मैं जल्दी इसकी रिपोर्ट लूंगा। अगर रिपोर्ट के मुताबिक आपका ये पूरा ठीक बैठता है तो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक चीज जो है वो इनका कहना यहाँ है कि यहाँ कोटला में एक ITI खोलने की स्वीकृति दे। ये स्वीकृति मैं प्रदान करता हूँ आपको। कोटला में ITI खोल देंगे। हालांकि आपके यहाँ पर ITI है, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के मुताबिक तो 2 है। ये बोल रहे हैं 1 है। कितनी है ITI? कितनी है आपकी? नहीं, देखो आप ही गप मार रहे हैं। इन्होंने हाथ एक ऐसे खड़ा किया। 2 है ना? 2 है। चलो 1 है तो फिर 1 और दे रहा हूँ, दूसरी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने मांगा वो हमने दिया। हम तो एक ही मांग रहे हैं कि ज्वाली से फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए हिमाचल प्रदेश सरकार में। और आप सबका मुझे पूरा भरोसा है और आप सब लोग मिलकर के जैसे काम कर रहे हैं। अर्जुन ठाकुर जी यहाँ पर आपके बीच में रह करके जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप सबका सहयोग, आशीर्वाद सारे कामकाज को लेकर के हमेशा मिलता रहता है। लेकिन अगली बार के लिए, इस बार के लिए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।